constitutional requirements. So I therefore support the bill, and I thank you, sir, for giving me the opportunity. Thank you. Yes, Niranjan Reddy ji. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Please. धन्यवाद उपसभापति महोदय। भारत सरकार ने आज लोकसभा में पारित मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल यह लाया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूँ। सर, सहकार यह भारत की आत्मा थी, यानी ग्रामीण इलाकों में तो पानी की व्यवस्था करने के लिए भी सहकार ये निर्माण किया जाता था और बहुत सारे जो ग्रामीण किसान रहते थे उस सहकारिता के माध्यम से खुद के खेत को पानी देना या खेती करना करते थे। 115 साल से यह सहकारिता की अभी हिस्ट्री जो है उसमें सहकारिता का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इस वक्त यह सहकार से समृद्धि यह नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने दिया है और हमारे सहकार मंत्री अमित जी शाह सहकार से समृद्धि लाने के लिए अमृत काल में कार्य कर रहे हैं। यह बिल मैं समझता हूं उसमें डाला हुआ एक सक्सेसफुल कदम है। यह सहकार से समृद्धि उसी वक्त हो सकती है अमृत काल में जब ग्रामीण इलाकों का गरीब किसान, मजदूर, पशुपालक, फिशरमैन यह सब सहकार की व्याप्ति में आ सकते हैं। आदिवासी समुदाय रहे, अनुसूचित जाति का समुदाय रहे या महिलाएं रहे, वह जो काम करती है वह भी सहकार के कक्ष में आए, यानी सहकार में आने वाले लोगों की व्याप्ति बढ़े, वह सर्वव्याप्ति बने, सर्वस्पर्शी बने। उसके लिए सहकार में सुधारना करना बहुत ज़रूरी था। हमारे यहाँ तो सहकार की इतनी खराब कंडीशन थी कि सहकारी संस्थाएं तो हमारे यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा है जो ग्रामीण इलाकों में, लेकिन केंद्रीय स्तर तक सहकारिता मंत्रालय नहीं था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी के रूप में जो गुजरात से जैसे सहकार के स्टेट से आते हैं, सहकार में पले हैं, बड़े हैं, उनको उसका नेतृत्व दिया और उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया कि 1,48,000 जो सहकारी संस्थाएं हैं उसका डाटा कलेक्शन का काम किया और उसके लिए जितना पैसा लगे, अभी आज की कंडीशन ऐसी है कि 90% सहकारी सोसाइटी उसमें पैक्स है, वो सभी सहकारी सोसाइटी का डाटा कलेक्शन हुआ है। लेकिन हमारे भारत में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यह एक बड़ी संज्ञा है। आज इफ्को या अमूल के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलता है, अमूल के माध्यम से किसानों को रोजगार मिलता है। एक आध बार एनवायरमेंटल कंडीशन खराब भी हुई तो उसके घर में पैसा जाता है। इफ्को के माध्यम से तो आज हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां किसानी में, खादों में जो रिसर्च नहीं कर सकी थी वह इफ्को ने करके बताई है। आज नैनो यूरिया रहे या डीएपी रहे, वो नैनो पार्टिकल के द्वारा छिड़कने का काम जो किसानों को उसका वरदान मिला है वो इफ्को के द्वारा किया है। इसलिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है वह निरंतर एक रेगुलेशन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि बिना सहकार नहीं है उद्धार, लेकिन सहकार से स्वाहाकार भी बड़ा बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारे बार तो देखा गया है कि सहकार कुछ फैमिलीज के लिए रिलेटेड हो जाती है, कुछ फैमिलीज का वो संपत्ति का स्रोत बनती है और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सभी लोगों का उसमें इंक्लूजन हो। इसलिए यह सहकार का क्षेत्र है, चाहे वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव रहे, विलेज के कोऑपरेटिव्स रहे, वह एक रेगुलेशन में आना बहुत जरूरी है। माननीय उपसभापति महोदय, ऐसी कंडीशन हो गई थी कि बहुत सारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन ही नहीं लगता था और बिना इलेक्शन सालों साल वो चला रहे थे और उसमें रिप्रेजेंटेशन गरीब आदमी का, किसानों का या महिलाओं का या अनुसूचित जाति का नहीं था। और यह बिल में
एक 5 तंत्र जो दिए है, एक तो बोर्ड मेंबर का इलेक्शन कैसा हो, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एमलगमेशन कैसा हो, तीसरा सिख कोऑपरेटिव सोसाइटी रहे तो उसका फंडिंग कैसा किया जाना चाहिए, उसका रिवाइवल कैसा किया जाना चाहिए, चौथा गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग जब रहता है, कभी कभी कुछ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका यूटिलाइजेशन गलत तरीके से भी कर सकती है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन कैसा रहना चाहिए, और कंप्लेंट्स कोई भी करे, जो भी सदस्य है, जो भी शेयर होल्डर है, उसका रिड्रेसल, उसके बारे में न्याय मांगने की प्रक्रिया वह भी वो शेयर होल्डर को मिलनी चाहिए। यह 5 चीजें यह बिल में दी गई है जो पहले कभी नहीं थी। इसलिए यह अमेंडमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि बोर्ड मेंबर का इलेक्शन करने के लिए वह सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना ही इलेक्शन होल्डिंग कमेटी बनाती थी, और खुद की इलेक्शन होल्डिंग कमेटी, तो कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। इसलिए यह इस एक्ट में कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी निर्माण करने का प्रावधान किया है। यह कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी यह इलेक्शन कंडक्ट करेगी, यह इलेक्शन सुपरवाइज करेगी, डायरेक्ट करेगी, और इलेक्टोरल रोल यानी कौन मतदार है उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, तो कौन मतदार है वो मतदारों की सूची निर्माण करने का भी काम करेंगी। यानी इलेक्शन लेने का पूरा जिम्मा यह केंद्र सरकार से निर्माण किए गए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के माध्यम से होगा। यानी बोर्ड बनाते वक्त भी पारदर्शिता अच्छी तरह से आ सकेगी। इस बोर्ड में महिलाओं के लिए भी 2 सीट आरक्षित किए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किए। बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड बनने के लिए सदस्य अयोग्य रहता है, कोई दिवालिया कंपनी का निदेशक रहता है, लेकिन उसको भी वहां पे बोर्ड का सदस्य बनने के लिए दबाव के कारण, विभिन्न दबाव के कारण वह फॉर्म भरता है। इसलिए रेगुलेशन में कौन अयोग्य है, किसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, यानी ऐसा अयोग्य सदस्य रहा तो 1 साल के लिए नहीं तो 3 साल के लिए अयोग्य करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। विशेषज्ञ जो रहते हैं वो चाहे चुन के आओ ना आओ, लेकिन 2 लोगों को कोऑप्ट करने का भी प्रावधान इस संरचना में किया गया है। उसके वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई टेक्निकल नॉलेज देना हो, कोई अकाउंटिंग का नॉलेज देना हो, कोई आईटी सेक्टर का नॉलेज देना हो, कोई एडवर्टाइजिंग सेक्टर का नॉलेज देना हो या व्यापारी का नॉलेज देना हो, तो वह सब नॉलेज इस कोऑपरेटिव सेक्टर में कोऑप मेंबर के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे चेयरमैन ऐसे रहते हैं कि वो कभी बैठक ही लेते नहीं। हाँ, प्रावधान है कि साल में एक जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो उसको भी मानने को तैयार नहीं रहते। तो मिनिमम 50% सदस्यों ने मांग की तो सीईओ द्वारा भी बैठक कराई जा सकती है, और उसके वजह से एक रेगुलेशन फॉर द बोर्ड एक्टिविटी यह भी इस बिल के माध्यम से लाया गया है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी होती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब सिक हो जाती है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता, और उसको बचाने के लिए प्रावधान इसमें दिए गए कि नॉन वोटिंग शेयर्स भी यह कोऑपरेटिव सोसाइटी निकाल सकती है। ये नॉन वोटिंग शेयर्स के माध्यम से यानी एक लेंडिंग जैसा प्रकार है कि इसके माध्यम से वो सोसाइटी के ऊपर पैसे देने वाला कैप्चर तो नहीं कर सकता, लेकिन सोसाइटी का कैपिटल डेफिनेटली बढ़ा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल सोसाइटीज है वह सोसाइटीज के मुनाफे से 1% या तो 1 करोड़ मिनिमम ऑफ दैट उसका एक फंड बना के, पूरे नेशनल लेवल पे फंड बना के, वह फंड में से जो सिख सोसाइटी है उसको हेल्प करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी जो भी कमजोर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होगी, जो भी सिख कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, वह सिख कोऑपरेटिव सोसाइटी को बचाने का, रिवाइवल करने का प्रावधान पहली बार यह बिल में किया गया है।
गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग का रिडिम्टेशन करना, यह भी बड़ा मुद्दा था। जब गवर्नमेंट खुद के शेयर उसमें डालते हैं तो गवर्नमेंट के शेयर जो कैपिटल में है उसको ट्रांसफर करना, उसको रिडीम करना और उसकी एक परमिशन गवर्नमेंट की लेनी चाहिए कि कौन से प्रकार से वो उसका उपयोग करने वाले हैं, वह भी इसमें किया है। और सबसे आखिरी में रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स, क्योंकि जो भी हर एक सदस्य रहता था उसके ऊपर अन्याय हुआ तो किसी के पास जाना, उसका प्रावधान अभी तक नहीं था। और यह प्रावधान एक ओम्बड्समैन निर्माण करके और उसके अंदर पूरी यंत्रणा करके यह बिल में किया गया है। इसलिए कोई भी जो भी वंचित रहे, जिसके ऊपर अन्याय हो, उसको न्याय दिलाने की यंत्रणा यह बिल में दी गई है। इसलिए सहकार के क्षेत्र में सहकार स्वाहाकार न हो, सहकार से उद्धार हो, सहकार से समृद्धि हो, इसके लिए लाया गया ये बिल है। सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। ग्रामीण इलाकों में इसका ज़्यादा स्वागत होगा, सभी स्टेट में स्वागत होगा। इसलिए मैं समर्थन करता हूँ, सरकार का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अनिल बोंडे जी।